everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, आज हम लोग न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट हमने पहले ही दे दिया है। अब इसके डिफरेंट मैथमेटिकल फॉर्मेट पे आते हैं। सो न्यूटन सेकेंड लॉ F इज इक्वल टू dp बाई dt, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई? mv मास इनटू वेलोसिटी, हमने ऐसे लिख दिया। अब ये जो क्वांटिटी है लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मास और वेलोसिटी दोनों को हम वेरिएबल मान ले बेटा, तो दो वेरिएबल के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हमने कैसे करते हैं वो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ाया हुआ है। पहले हमने मास को कांस्टेंट लिया, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, देन प्लस वेलोसिटी को कांस्टेंट लिया, मास को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी जो मोस्ट जनरल फार्मूला है न्यूटन सेकेंड लॉ का वो ये है m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब इसके दो स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस क्या है बेटा? इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट है लेकिन मास वेरी कर रहा है। जैसे कि हम आगे केसेस डिस्कस करेंगे। दो केस तो आज ही हम डिस्कस करेंगे बेटा। एक लाइट मशीन गन यहां लिखा हुआ है और दूसरा वाटर जेट। इन दोनों केसेस में वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास सिस्टम का वेरी कर रहा है। तो उस केस में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो dv बाई dt क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स F क्या होगा? v dm बाई dt। दूसरा केस, इफ मास इज कांस्टेंट, यानी मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, dm बाई dt जीरो हो गया। तो उस केस में नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? उस केस में क्या होगा? F इज इक्वल टू m dv बाई dt। सो m dv बाई dt और dv बाई dt क्या होता है बेटा? एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो ये नोटेशंस आए हैं बेटा, इनका मीनिंग क्या है इसको हमको जानना चाहिए। सो F क्या है? यहाँ जहां भी F आया है तो वो F है नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। जिस बॉडी पे हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगा रहे हैं, जितने भी फोर्सेज है उन सब का वेक्टर सम ले लें, उसी को हम क्या कहेंगे? नेट एक्सटर्नल फोर्स। सो F इज नेट एक्सटर्नल फोर्स। ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। क्या है भाई? ए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। तो सेंटर ऑफ मास बेटा हम रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। यहां लॉज ऑफ मोशन में ए को सिंपली एक्सेलरेशन, जो आप जानते हैं वही याद रखिए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी सफिशिएंट है। लेकिन जब रोटेशनल मोशन में जाएंगे तो ये ध्यान देना होगा कि ए क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। हाँ, अब जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो वहां 11th का 12th का सारा सिलेबस आएगा भाई। तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा ए इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। यहां पे हम सेंटर ऑफ मास क्या होता है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो रोटेशनल मोशन का चैप्टर है, वहीं पे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी को सिंपली एक्सेलरेशन आप समझेंगे तब भी सफिशिएंट है, काम आपका चल जाएगा। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ के फार्मूले हो गए भाई। फर्स्ट केस मोस्ट जनरल फार्मूला, सेकेंड केस जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और थर्ड केस जब मास कांस्टेंट है।
तो F इज इक्वल टू ma। इस फार्मूले को आपने लोअर क्लास में भी किया होगा। आज क्लास में हम ये चीज नहीं पढ़ाएंगे बेटा, इसको जब वेरिएबल मास प्रॉब्लम, वेलोसिटी कांस्टेंट मास वेरी कर रहा, आज हम वही डिस्कस करेंगे। और फिर जब ये वेरिएबल मास प्रॉब्लम के 3 केसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक लाइट मशीन गन, दूसरा वाटर जेट और तीसरा रॉकेट प्रोपल्शन। जब ये खत्म हो जाएगा तब हम F इज इक्वल टू ma को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इसको हम इरेज कर देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा इसको, अभी तक नहीं नोट किया है तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको नोट कर लीजिए। सो इसको हम हटा देते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं वेरिएबल मास प्रॉब्लम का। सो वेरिएबल मास प्रॉब्लम का हमने पहला केस लिया बेटा, और वो पहला केस क्या है? LMG। LMG मीन्स लाइट मशीन गन। यानी ये केवल LMG पे नहीं लगा सकते बेटा, वो कहीं पे भी हम ऐसे प्रॉब्लम पे लगा सकते हैं जहां पे गोलियां निकल रही हैं या मास बाहर निकल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, पर सेकेंड मास कितना निकल रहा है। इस टाइप के प्रॉब्लम में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं और यही फार्मूला लगेगा। तो केस क्या है भाई? लाइट मशीन गन। सपोज कर लो एक लाइट मशीन गन है, वो n बुलेट्स फायर करता है। कितने बुलेट्स भाई? n बुलेट्स। सपोज LMG fires n bullets per second, each of mass m with velocity v। एक LMG है जो पर सेकेंड n बुलेट फायर कर रहा है। हर बुलेट का मास क्या है? स्मॉल m, और वेलोसिटी क्या है? v है। अब सवाल ये उठता है, देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द LMG। उस LMG को होल्ड करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या लगाना होगा बेटा? ये हमको फाइंड आउट करना। हॉरिजॉन्टल इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने LMG को हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ये जो गन है भाई उसको हमने कैसे रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल रखा हुआ बेटा। तो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ तो देखो होगा क्या, गोलियां यहां पे निकल रही हैं, तो इन गोलियों पे फोर्स कौन लगा रहे भाई? गन लगा रहा है। गोलियां बाहर निकल रही हैं, इन गोलियों पे फोर्स कौन लगा रहा है? गन लगा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये गोलियां गन के ऊपर इधर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी, तो ये रिक्वायर करेगा। रिक्वायर करने से रोकने के लिए हमको इसको होल्ड करके रखना होगा, और जितना फोर्स इस पे इधर लग रहा होगा उतना ही फोर्स हमको आगे की तरफ लगाना होगा, तभी ये रुकेगा। तो इस सेंस में हॉरिजॉन्टल ये कहने का मतलब है। बाकी इंक्लाइंड है तो इंक्लाइंड फिर फोर्स लगाना होगा, यानी along द बैरल हम ये कह सकते हैं इन जनरल, along द बैरल। ये जो है बेटा, ये इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? बैरल कहते हैं। तो along द बैरल ऑफ गन हमको कितना फोर्स लगाना होगा होल्ड करने के लिए, ये फाइंड आउट करना है। अब केस देखें तो इसमें क्या हो रहा है? न्यूटन सेकेंड लॉ का कौन सा केस लग रहा है भाई? हर गोली का वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास चेंज कर रहा है क्योंकि उस सिस्टम में से बुलेट निकल रहा है। तो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं F इज इक्वल टू v dm बाई dt। वेलोसिटी हर बुलेट का क्या है? कांस्टेंट है, v dm बाई dt। तो अब हम मास कितना पर सेकेंड निकल रहा है dt टाइम में, यहां पे जो दिखाया कि dt टाइम में कितना मास निकल रहा है? dm मास निकल रहा है। अब इस dt को अगर हम 1 सेकेंड ले लें, dt को क्या ले लिया बेटा? 1 सेकेंड। हमने dt को क्या लिया? 1 सेकेंड लिया है। तो 1 सेकेंड में कितना मास निकलेगा? n बुलेट निकल रहा है और हर बुलेट का मास क्या है? m, यानी 1 सेकेंड में कितना मास निकलेगा? m इंटू n। तो dm का वैल्यू m इंटू 1 हो गया और dt का वैल्यू 1 सेकेंड हो गया। सो ये हो जाएगा m n v। सो फोर्स का फार्मूला हो गया
F इज इक्वल टू M एंड V, इतना फोर्स हमको उस गन के ऊपर, LMG के ऊपर लगाना होगा। किस डायरेक्शन में? वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में लगाना होगा बेटा। गोली आगे जा रही है, बंदूक पे फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा। तो उसको रोकने के लिए आगे की ही फोर्स अप्लाई करना होगा हमको। अदरवाइज जो गोलियां हैं वो गन पे किधर फोर्स लगाएंगे? इतना ही फोर्स पीछे की ओर लगाएंगे, और हम जो बंदूक है वो रिक्वायर ना करे, इसके लिए हम उतना ही फोर्स किधर लगाएंगे? आगे की ओर। तो ये फोर्स का फार्मूला हो गया। अब LMG के ऊपर हमको प्रॉब्लम्स करने हैं, तो पहले एक सिंपल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते बेटा, और फिर लेवल इंक्रीज करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इस वाटर जेट के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन 1, अ गन fires 20 bullets per second each of mass 50 gram with velocity 500 meter per second. Find force required to hold the गन। गन को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा? सो F इज इक्वल टू M N V। मास कितना भाई? 50 ग्राम। तो 50 को ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर दे बेटा, 10 टू द पावर -3 इंटू V कितना? 500 मीटर पर सेकेंड। 1 2 3, ये 10 पावर -3 से कैंसिल आउट हो गया। सो आंसर इज 25 न्यूटन। तो 25 न्यूटन हमको फोर्स अप्लाई करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस टाइप से, ये एक स्टील का प्लेट है बेटा, ऑफ मास 10 kg, और ऐसे हवा में, और यहां से हम बुलेट चला रहे हैं, यानी इसके ऊपर गन फायर कर रहे हैं। यहां से ये हमारा गन है, और गन से बुलेट फायर कर रहा है, जो वर्टिकली गोलियां मूव कर रही हैं। और ये इस तरीके से फायर किया जा रहा है कि वो जो प्लेट है वो इक्विलिब्रियम में है, यानी हवा में इक्विलिब्रियम में, हवा में रेस्ट में है। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन क्या है? अ गन फायर्स 20 bullets
per second with velocity with velocity 400 meter per second with velocity 400 meter per second as shown in the figure. So that steel plate remains at rest in air. If bullets reflect back with same speed in opposite direction, find mass of each bullet. तो क्या कर बेटा कि देखो जैसा फिगर में दिखाया गया, फिगर में ये जो बुलेट्स जा रहा है वो 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस प्लेट पे स्ट्राइक कर रहे हैं। ओके, दूसरा चीज करा कि फाइंड मास ऑफ ईच बुलेट, इसका मतलब हर बुलेट का मास हमको सेम लेना है। और क्या करा कि बुलेट टकराने के बाद उसी स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं, तो हमको ये बताना है कि हर बुलेट का मास कितना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा, ये हाइट नेग्लिजिबल हमको मान के चलना होगा, क्योंकि ये तो दिया नहीं है, तो हाइट को हम क्या मानेंगे, नेग्लिजिबल मान के चलेंगे। यानी इससे होगा क्या कि बुलेट का जो स्पीड यहाँ पे है वही स्पीड यहाँ पे होगा, और बुलेट का स्पीड क्या है भाई, 400 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, तो 400 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे भी हम लेंगे, क्योंकि ये हाइट नेग्लिजिबल है। अगर हाइट दिया रहता बेटा तब हम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as से ये यहाँ का वेलोसिटी निकालते। खैर, तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। देखो होगा क्या कि ये जब बुलेट इससे जाके टकराएंगे बेटा, तो टकराएंगे तो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये प्लेट इसको रोकेगा, इसके ऊपर फोर्स, बुलेट के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा। ये प्लेट क्या करेगा, बुलेट के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगाएगा, तभी वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी स्पीड से। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, बुलेट्स इस प्लेट के ऊपर की ओर फोर्स लगाएंगे F। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, यानी इसका जो वेट होगा वो डाउनवर्ड्स वर्क करेगा,
इसको हम कैपिटल एम मान रहे हैं तो कैपिटल एम जी डाउनवर्ड्स लगेगा। बुलेट का फोर्स हम स्मॉल एम मान के चल रहे हैं। तो अब वो फोर्स निकाला कैसे जाए, इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, यहीं पे हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा। तो ये हम मिटा दे रहे हैं और यहीं पे इसको सॉल्व करते हैं। चलो भाई, अब कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्यूशन। तो चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में और दो ही फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल एफ इज इक्वल टू एम जी। और एम है हमारा 10 kg और जी का वैल्यू हमने पहले ही कहा हमेशा 10 लेना है। अब बुलेट फोर्स कितना लगा रहे होंगे, तो बुलेट जो फोर्स लगा रहा होगा वो उतना ही लगा रहा होगा जितना प्लेट बुलेट पे लगा रहा होगा। भाई ये फोर्स अप्लाइड ऑन द बुलेट, ये फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट ड्यू टू बुलेट्स, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट ड्यू टू बुलेट्स। यहां पे हम केवल मैग्नीट्यूड इक्वल कर रहे हैं बेटा। तो ये जो फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट ड्यू टू बुलेट्स है, ये होगा फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट ड्यू टू प्लेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये हो जाएगा। और ये कितना होगा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल इज इक्वल टू ये 100 होगा। यहां पे चूंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं बेटा तो ये निगेटिव भी आ जाएगा, तो इसका हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए इधर हम सॉल्व कर देते हुए, राइट साइड में 100 न्यूटन है, लेफ्ट साइड में डेल्टा टी हम 1 सेकेंड ले लें बेटा। डेल्टा टी यानी टाइम इंटरवल क्या ले लें, 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में इन बुलेट्स का लीनियर मोमेंटम क्या चेंज किया, यानी P2 माइनस P1। इस 1 सेकेंड में लीनियर मोमेंटम क्या चेंज किया बुलेट्स का, ये हमको लिखना। अब P2 यानी कोलिजन के बाद का लीनियर मोमेंटम, P2 क्या है भाई, कोलिजन के बाद का लीनियर मोमेंटम, और P1 क्या है, कोलिजन के पहले का लीनियर मोमेंटम। तो कोलिजन के बाद हम देखें बेटा, तो मास हम स्मॉल m मान लें, तो स्मॉल m इंटू कितने बुलेट 1 सेकेंड में टकराए, 20, इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -400 ना। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, -400, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी और डाउनवर्ड को जनरली हम निगेटिव लेते हैं, तो -400। देन माइनस, अब कोलिजन प्लेट से टकराने के पहले लीनियर मोमेंटम क्या था बुलेट्स का, तो कितने, हर एक बुलेट का मास m ले ले, तो कितने बुलेट टकरा रहे भाई, 20। यहां पे भी 20 होगा बेटा, ये भी क्या है, 20 है। और हर एक बुलेट का टकराने के पहले वेलोसिटी क्या था, 400 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर, वो पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, इंटू 400 अपॉन 1 सेकेंड, और ये इज इक्वल टू क्या होगा, 100। और इसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे भाई, मैग्नीट्यूड लेंगे। तो ये हो गया 400 इंटू 2 800, 800 इंटू 0 8000, यानी इंटू 10 8000, ये -8000 और ये -8000, यानी -16000, और मॉड लिया तो 16000, 16,000 m इज इक्वल टू 100। 2 0 कैंसिल आउट हो गए बेटा,
तो m इज इक्वल टू क्या हो गया 1/160, ये केजी में है। जनरली बुलेट का मास ग्राम में होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1000/160। ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 4 से डिवाइड कर दें तो कितना हो गया 25, और यहां 4 4 छंग 24, तो 6 टाइम्स, और बचेगा कितना 1, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। सो दिस इज द आंसर, यानी पर सेकेंड 6.25 बुलेट्स वहां पे कोलाइड कर रहे होंगे। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा सॉल्यूशन। एक और प्रॉब्लम हम डिस्कस करना चाहेंगे, वो भी प्रॉब्लम बड़ा ही इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि इस केस में जो कोलिजन हुआ वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो यहाँ चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना बड़ा ही आसान रहा। एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव मान लिया, तो दूसरे डायरेक्शन को क्या ले लिया निगेटिव। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना यहाँ पे आसान रहा। लेकिन मान लो परपेंडिकुलर कोलिजन नहीं हो रहा, सरफेस के साथ सर्टेन एंगल पे कोलिजन हो रहा है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, फार्मूला ये याद रखना बेटा, यहीं से जो हमने अभी सॉल्व किया उसको 2mnv कर देते तब भी फोर्स आ जाता। फोर्स जो उस बुलेट प्लेट पे लग रहा होगा उस F को 2mnv कर दें, क्योंकि बुलेट टकराने के बाद लौट रहा है। टकराने के बाद नहीं लौटता तो प्लेट पे ये फोर्स लगता, और टकराने के बाद लौट रहा है तो फोर्स पे इसका डबल फोर्स लगेगा, और जो प्लेट है उस पे इसका डबल फोर्स लगेगा, क्योंकि चेंज लीनियर मोमेंटम डबल हो जा रहा है। तो डायरेक्ट हम mnv इक्वल टू 2mnv इक्वल टू mg लिखते, तब भी आंसर वही आता। तो अगर आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसको हम दिखा दे रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उसको क्या हम कहना चाहते हैं उसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे बेटा। हमने क्या कहा कि प्लेट से बुलेट टकराने के बाद रुक जाता, तो प्लेट पे जो फोर्स लगता mnv, यही वाला फोर्स लगता, क्योंकि गन में था क्या था, पहले बुलेट रेस्ट में था फिर मोशन में आया। तो 1 सेकेंड में कितने बुलेट निकले mn, और लीनियर मोमेंटम क्या हो गया mnv, और शुरू में लीनियर मोमेंटम क्या था 0, तो mnv माइनस 0 अपॉन 1 सेकेंड। वहां से हम देखे गन पे फोर्स आ गया। वही चीज प्लेट पे कितना फोर्स लगता है अगर टकराने के बाद रुक जाता, तो फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता 0 माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता 1 सेकेंड का mnv अपॉन टाइम 1 सेकेंड लेते, तो फोर्स यही लगता प्लेट के ऊपर। अब चूंकि टकरा के लौट रहा है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम 2mnv हो जाएगा। 2mnv इज इक्वल टू कैपिटल mg। ये शॉर्टकट हम इसलिए बता रहे हैं ताकि मेडिकल के स्टूडेंट्स एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। सो 2 स्मॉल m हमको निकालना है, n दिया है 20 और v दिया था 400 इज इक्वल टू ये मास प्लेट का 10 kg, g का वैल्यू 10। ये देखो ये और ये 100 ये यहां से कैंसिल आउट हो गया। तो अब देखें तो m इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 1/160 kg। वही पिछला जो आंसर था वही आ गया, 2 स्टेप में आ गया। बात हम कर रहे थे ऑब्लिक कोलिजन होगा तब हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखते हैं ऑब्लिक कोलिजन का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, ये एक वॉल है और यहां पे बुलेट्स आके ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं नॉर्मल के साथ थीटा एंगल पे, और फिर इसी थीटा एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। हर एक बुलेट का मास
स्मॉल m v वेलोसिटी से जा रहा है और फिर टकराने के बाद उसी एंगल पे v वेलोसिटी से सेम बुलेट रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। मास m, हमको ये बताना कि इस वॉल के ऊपर कितना फोर्स ये बुलेट्स अप्लाई कर रहे हैं। हम पहले पूरा डिराइव करके दिखाएंगे, फिर यहां से शॉर्टकट बताएंगे बेटा। तो डिराइव करें तो देखो हो क्या रहा है, इस डायरेक्शन को हम एक्स एक्सिस मान ले, इधर वाला ये जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। तो बेसिकली हम इस लीनियर मोमेंटम को जो कि वेक्टर क्वांटिटी, इसको दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर बेटा, एक इस डायरेक्शन में यानी एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में, माइनस वाई डायरेक्शन। तो ये एंगल थीटा, तो ये क्या होगा थीटा। तो इस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम क्या होगा, एम वी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम क्या हुआ बेटा, एम वी साइन थीटा। केवल हमने मैग्नीट्यूड लिखा, डायरेक्शन वहां पे शो किया होगा। अब यहां पे देखे कोलिजन के बाद क्या हो रहा, वेलोसिटी v है। तो अब इसको रिजॉल्व कर बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में। तो ये एंगल थीटा, तो ये थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, एम वी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, एम वी साइन थीटा। ये हमने एक बुलेट के लिए लिखा है। किसके लिए लिखा बेटा, एक बुलेट के लिए। अगर एक सेकंड में एन बुलेट कोलाइड कर रहे, क्योंकि देखो हमारा फोर्स का फार्मूला क्या होगा, F इक्वल टू dp बाई dt या डेल्टा p बाई डेल्टा t, ये होता है। तो डेल्टा t को अगर हम 1 सेकेंड ले ले बेटा, डेल्टा t को 1 सेकेंड ले ले, तो हमको यहाँ पे 1 सेकेंड में चेंज इन लीनियर मोमेंटम लिखना होगा। 1 सेकेंड में चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा वो लिखना होगा। तो 1 सेकेंड में सपोज कर लो n बुलेट फायर कर रहा, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ n से मल्टीप्लाई कर देंगे कोलिजन के बाद वाला, और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो n इंटू m ये होगा। अब y डायरेक्शन में देखिए भाई कितना फोर्स लग रहा है। याद रखना हमने 1 सेकेंड का लीनियर मोमेंटम ये लिखा हुआ बेटा, तो ये डायरेक्ट चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। तो y डायरेक्शन में देखें तो y डायरेक्शन में फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या बेटा, ये है। और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम निगेटिव ले ले तो माइनस एन एम वी साइन थीटा, देन माइनस कोलिजन के पहले का लीनियर मोमेंटम y डायरेक्शन में, ये अगेन ये भी डाउनवर्ड है तो माइनस होगा। ये फार्मूले वाला माइनस लिखा बेटा, P2 माइनस P1, तो P1 भी माइनस एन एम वी साइन थीटा, यही होगा अपॉन 1 सेकेंड टाइम इंटरवल लिया, आ गया 0। यानी y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा। रीजन इसका ये बेटा, क्योंकि y डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ, अगर ये थीटा कुछ और दिया होता, वेलोसिटी कुछ और दिया होता, तो उसके अकॉर्डिंग ये लिखते, तो फिर चेंज इन लीनियर मोमेंटम आता, तो फिर y डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम ये दे सकते हैं कि y डायरेक्शन में यानी वॉल परफेक्टली स्मूथ है, और परफेक्टली स्मूथ है तो परफेक्टली स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो ये वॉल फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, यानी वॉल बुलेट के ऊपर y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो बुलेट भी वॉल के ऊपर y डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इसलिए ये 0 आ रहा। तो फोर्स आएगा किधर, x डायरेक्शन में।
उसको हम फाइंड आउट करते भाई एक्स डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहा है। तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स निकालने के लिए जैसे इसको हमने किया है वाई डायरेक्शन का, वैसे एक्स डायरेक्शन का कर लेते हैं। यहीं पे दिखा लेते, छोटा सा सवाल है, हो जाएगा। बेसिकली देखो बेटा, ये जो चैप्टर है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, तो इसलिए हम ये सब प्रॉब्लम करा रहे हैं। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही इजी है। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू, ये जो फोर्स हम निकाल रहे बेटा किस पे, बुलेट पे निकाल रहे हैं। जबकि पूछा क्या गया, वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है, तो बुलेट पे फोर्स लगा निकाल के फिर न्यूटन थर्ड लॉ से उतना ही फोर्स वॉल पे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में वो कर लेंगे। तो फोर्स ऑन बुलेट इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस P1। हमने 1 सेकेंड लिया और 1 सेकेंड। तो फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या बेटा, ये होगा, इस डायरेक्शन को हम निगेटिव ले रहे हैं, माइनस एम एन वी कॉस थीटा, देन माइनस, ये फार्मूले का माइनस है, P2 माइनस P1। P1 को देखें तो क्या है, वो पॉजिटिव है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है, एम एन वी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो फोर्स कितना आ गया बेटा बुलेट पे, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 एम एन वी कॉस थीटा। ये बुलेट पे फोर्स लग रहा है, तो वॉल पे कितना फोर्स लगेगा बेटा, एफ ऑन वॉल, यही फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी 2 एम एन वी कॉस थीटा। अब थीटा यहाँ पे क्या, नॉर्मल के साथ एंगल वेलोसिटी का। तो पिछले क्वेश्चन में अगर हम देखें बेटा तो थीटा 0 था क्योंकि बुलेट ऐसे जा रहा था, तो थीटा उस केस में क्या था, 0 था। थीटा 0 पुट कर दे, कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी फोर्स क्या हो गया, 2 mnv। लेकिन अगर थीटा एंगल पे नॉर्मल के साथ कोलाइड कर रहा है तो उस केस में फोर्स हो जाएगा 2 mnv cos थीटा। तो ये यहां से भी हम याद रख सकते हैं बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है सेम स्पीड के साथ और सेम एंगल पे, तो लीनियर चेंज इन लीनियर मोमेंटम डबल हो जाएगा, इसलिए mnv की जगह 2 mnv आ गया। और चूंकि नॉर्मल के साथ 0 एंगल ना बना के 90 एंगल बना, थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए यहाँ पे cos थीटा आ गया। तो ये तो हो गया भाई हमारा बुलेट्स के ऊपर प्रॉब्लम, और इसी का एप्लीकेशन बहुत सारे जगह पढ़ सकते हैं आप। तो ऐसा नहीं कि ये केवल बुलेट पे ही लगेगा, ये हम कहीं पे भी लगा सकते हैं जहां बहुत सारे पार्टिकल्स या बॉडीज पर सेकेंड जाके किसी सरफेस से कोलाइड कर रहे हैं, तो उस पे क्या फोर्स लगेगा हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब दूसरा एप्लीकेशन आ गया वाटर जेट। वाटर जेट, इसको आपने देखा होगा बेटा, कहीं कभी टीवी पे कोई गैदरिंग होता है और भीड़ को तितर बितर करना होता है, कोई आंदोलन चल रहा है, तो वहां पे भीड़ को तितर बितर करने के लिए हम डायरेक्ट गोली नहीं चलाते भाई, पहले हम समझाते हैं पब्लिक को, पुलिस वाले पहले पब्लिक को समझाती है, उसके बाद वाटर कैनन या वाटर जेट यूज करती है भगाने के लिए उनको, उसके बाद प्लास्टिक बुलेट्स यूज करती है, फिर टीयर गैस यूज करती है, फिर नहीं संभलेगा तो गोली चलाती है। तो वाटर जेट तो आपने देखा होगा। अब वाटर जेट कैसे काम करता, क्या होता है बेटा, तो ये एक हम पाइप मान लें, इस तरीके से पाइप है और इसको किसी ने होल्ड किया हुआ, ये सपोज कर लो कोई आदमी है, इसको होल्ड किया हुआ भाई, और यहां से पानी निकलना, तो ये वाटर जेट इस तरीके से जाके कहीं पे टकराता है, इस तरीके का। तो पाथ इसका पैराबोलिक होगा बेटा, जो पैराबोला हमने पढ़ाया हुआ एकदम वही पाथ होगा, पैराबोलिक पाथ होगा इसका। हमको यहाँ पे क्या करना कि इस पाइप को होल्ड करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई करना होगा, ये हमको निकालना। तो हो क्या रहा कि ये पाइप इस वाटर जेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा,
तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वही फोर्स वाटर जेट इस पाइप पे रिवर्स डायरेक्शन में लगा रहा होगा। अब अगर हमको होल्ड करना है इसको पाइप को, तो हमको यही फोर्स अपने हाथ से इसके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा। यानी हमको इस पाइप को रोकने के लिए वही फोर्स लगाना है जो कि पाइप वाटर जेट पे लगा रहा है। ये फिगरेटिवली क्लियर है। अब वाटर जेट पे क्या फोर्स लग रहा है, तो ये चीज बहुत ही आसान है। हो क्या रहा है यहाँ पे, वाटर प्लस पाइप सिस्टम को देखें तो वाटर से जो पानी निकल रहा है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रहा है और सिस्टम का मास चेंज कर रहा है, तो dm/dt यानी ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्स अप्लाइड बाय पाइप ऑन द वाटर जेट इज इक्वल टू, कैसे होगा भाई, F इज इक्वल टू V dm/dt। अब dm/dt क्या होगा, इसके लिए हम देखते हैं। ये हमारा पाइप है और इससे व्हाइट कलर में हमने दिखाया बेटा वाटर जेट निकल रहा है। तो अगर ग्रेविटी के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिए तो ग्रेविटी के वजह से ऐसे नीचे गिर रहा है ना बेटा, चूंकि हमने इंक्लाइन किया तो ये इधर जा रहा था, लेकिन ग्रेविटी के इफेक्ट से क्या हो रहा है, ये नीचे गिर रहा है। अगर हम इसी पाइप को हॉरिजॉन्टल रखते तो क्या होता, ग्रेविटी के इफेक्ट से ये नीचे गिरता वाटर। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स न लग रहा हो तब क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल ऐसे निकलेगा। और ये जो वाटर जेट है इसका शेप क्या होगा, सिलिंड्रिकल शेप होगा। जो इस पाइप का शेप है एकदम उसी शेप में ये वाटर बाहर निकलेगा, करेक्ट। अब dm/dt लिखे कैसे, तो d/dt हमने ये लिख दिया। t टाइम में सपोज कर लो कि ये जो वाटर जेट है x डिस्टेंस ट्रेवल किया। t टाइम में ये वाटर जेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा, x डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इस वाटर जेट का मास क्या होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ये हो गया। और मास क्या होगा, इनटू डेंसिटी, ये हो गया। अब आगे देखें तो ये v वेलोसिटी और रो इनटू ए, डेंसिटी इनटू एरिया क्या कांस्टेंट टर्म, तो डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया और ये हो गया dx/dt। dx/dt क्या होगा भाई, उस वाटर जेट का वेलोसिटी होगा। तो इसको हम वेलोसिटी dx/dt को लिख दें तो रो ए v डॉट v क्या हो गया बेटा, v स्क्वायर। तो यहां पे v वेक्टर स्क्वायर लिखा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट में ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया हुआ है। स्पीड का स्क्वायर, यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर है, यानी वेलोसिटी अगर वेक्टर टर्म में दिया होता तो v डॉट v वेक्टर v स्क्वायर को v डॉट v से निकालते, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीड दिया तो इसको v स्क्वायर लिख देंगे और यहां से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां भी भाई हम सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते, फिर लेवल इंक्रीज करते बेटा। तो सिंपल प्रॉब्लम में एक लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखो इसमें है क्या बेटा, ये जो वाटर जेट है ये किसी भी लिक्विड जेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि केवल वाटर जेट, वो ऑयल का जेट हो या फिर कोई और लिक्विड बाहर निकल रहा तो वहां पे भी फार्मूला यही लगने वाला है। ये फार्मूला क्या है, ये जो फोर्स आ रहा है बेटा रो ए v स्क्वायर, ये पाइप लगा रहा होगा इस वाटर के ऊपर, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ वाटर भी इस पाइप के ऊपर उतना ही फोर्स बैकवर्ड लगाएगा। अब फोर्स अप्लाइड, हमको इसको अगर होल्ड करना है तो हमको वही फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाना होगा, जो कि ये फोर्स का फार्मूला है। क्वेश्चन ये है, a water pipe of cross-sectional area
10 cm square is throwing out water with constant speed (50 meters per second). Find horizontal force. Find horizontal force required to hold the pipe. अच्छा, इसका एक और एप्लीकेशन आपने देखा होगा बेटा, फायर फाइटर्स भी इसको यूज करते हैं। कहीं पे आग लग जाता तो वहां पे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स भी वाटर कैनन यूज करते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन भी ये माना कि पाइप को हॉरिजॉन्टल रखा, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना होगा उसको रोकने के लिए। हाँ, इंक्लाइन रखा होगा तो ये फोर्स वाटर ऐसे जा रहा होगा तो हमको इधर फोर्स लगाना होगा रोकने के लिए, यानी अलोंग द एक्सिस ऑफ पाइप हमको फोर्स लगाना होगा उसको रोकने के लिए। कितना फोर्स लगाना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ बेटा, वो आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम पर सीसी या 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। वो यहाँ पे हम करके दिखाते हैं सॉल्व। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया। एफ कितना लगाना होगा बेटा, रो ए वी स्क्वायर, और रो है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये वाटर का डेंसिटी नोट कर लेना बेटा, कंपटीशन में कहीं नहीं दिया होगा। 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सीसी। क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 cm स्क्वायर, इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू स्पीड क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, 50 स्क्वायर। ये 10⁻3 ये सब कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो ये आ गया 2500 न्यूटन। इतना फोर्स लगाना होगा उसको होल्ड करने के लिए बेटा। और ये फायर फाइटर्स जो वाटर कैनन यूज करते हैं, इतना आसान नहीं होता होल्ड करना। तुम सोचते होगे कि हम आसानी से उसको हाथ में पकड़ लेंगे, तगड़ा झटका देगा बेटा। इसका मीनिंग समझते हो ये क्या है, 2500 न्यूटन यानी 250 kg का वेट है। ये 250 kg का जो वेट होगा उतना फोर्स लगाना होगा, यानी 250 kg अगर आप हाथ में उठा सकते हैं उतना फोर्स लगाना होगा। तो ये बहुत ज्यादा फोर्स होता है बेटा, इतना होता नहीं। रीजन दो है इसके ज्यादा आने का। एक तो हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज्यादा ले लिया, दूसरा स्पीड तो ज्यादा नहीं बेटा, स्पीड थोड़ा बहुत चेंज कर सकता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 cm स्क्वायर बहुत ही लार्ज क्वांटिटी, इसलिए इतना लार्ज फोर्स आ रहा है। हाँ, अगर कहीं पे ये यूज करना है तो ह्यूमन बीइंग तो उसको होल्ड करना मुश्किल है, उसको कहीं कोई स्टैंड लगाना होगा और उस स्टैंड से ही इसको होल्ड कर सकते हैं। चलो भाई, तो ये हो गया। अब ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे हो गया। अब क्वेश्चन ये बनता कि अगर यही वाला वाटर जेट किसी वॉल से जाके टकरा रहा है तो उस पर फोर्स क्या लगाएगा। यही वाला वाटर जेट किसी वॉल से टकरा रहा है बेटा, तो उस पे फोर्स क्या लगाएगा। तो यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेम कर देते हैं। इसका आंसर हम अलग से नोट कर लेते हैं, उससे कंपेयर करेंगे कि वहां पे क्या फोर्स लग रहा,
तो हमको लग रहा है 2500 न्यूटन ये आंसर आया था। क्वेश्चन वही है, वाटर जेट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 cm square is throwing out water with constant speed 50 meter per second. If the water jet collides with a wall perpendicularly and splashes along the wall, find force acting on the wall. क्या मतलब है इसका? स्प्लैशेस अलोंग द वॉल, इसका मतलब क्या बेटा? वॉल से टकराने के बाद वाटर, ये जो परपेंडिकुलरली जा रहा है वाटर जेट, वॉल से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो रहा, स्प्लैश कर जा रहा है, यानी इधर वॉल के अलोंग चला जा रहा है। यानी इस बोर्ड को हम वॉल मान ले तो ये वाटर जेट अगर ऐसे जा रहा तो जाके इस बोर्ड पे ऐसे फैल रहा है, इधर चला गया, 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 ऐसे ये फैल जा रहा है बोर्ड पे, रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है। तो अब वॉल पे कितना फोर्स लग रहा है ये हमको निकालना, और इससे एक अंदाजा लगेगा बेटा कि जब यही वाटर कैनन ह्यूमन बीइंग पे यूज किया जाता तो उनके ऊपर कितना फोर्स लगता होगा। ये फोर्स इतना तगड़ा होता बेटा कि आदमी गिर जाता है। आप देखोगे वाटर कैनन जहां भी भीड़ पे यूज होता है, भीड़ पे यूज होता है, तो आदमी सारे गिर जाते हैं। पीछे से होगा तो गिर जाएंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कब वाटर जेट है। हाँ, सामने से आया तो अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी 8-10 इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे को पकड़ के, तब अकेले होगा तो उसको गिरना ही गिरना है। कितना फोर्स लग रहा है इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखो यही हम केस ले लेते हैं बेटा, ये हमारा वॉल है, ये वाटर जेट ऐसे जा रहा और उसके बाद ऐसे स्प्लैश हो जा रहा वाटर, ये 2 डायमेंशन में दिख रहा, बाकी 3 डायमेंशन में देखो तो इधर भी वाटर गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर चारों तरफ, यानी ऐसे है ना, ऐसे वाटर जेट ऐसे सामने से देखो तो ऐसे यहाँ पे लाइक करा, यहाँ पे पड़ा तो फिर ऐसे स्प्लैश कर रहा है, इन डायरेक्शन में फैल रहा है। अब वॉल पे फोर्स क्या लग रहा होगा? अगेन हम क्या करेंगे बेटा, वाटर जेट पे ही फोर्स निकालेंगे। वाटर जेट पे इधर फोर्स लग रहा होगा, वॉल रोक रहा होगा ना तभी तो इधर फोर्स लग रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ये वाटर जेट उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, और फिर इस फार्मूले से कंपेयर करेंगे कि इसके टर्म में कैसे याद किया जाए। तो बड़ा ही सिंपल है, बस ध्यान से समझना है इसको बच्चों। हम क्या कर रहे हैं, इसको एक्स डायरेक्शन ले रहे हैं बेटा, और बाकी वाई और जेड डायरेक्शन वो सारे क्या एक्स के परपेंडिकुलर है। तो इस जो वाटर जेट है इस पे क्या फोर्स लग रहा होगा? फोर्स का फार्मूला हम देखें तो वाटर जेट पे जो फोर्स लगेगा बेटा वो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, यानी P2 माइनस P1। टाइम हम 1 सेकेंड का ले लेते हैं, 1 सेकेंड, तो इज इक्वल टू, अब ये 1 सेकेंड हमने ले लिया तो ये तो 1 है,
P2 यानी कोलिजन के बाद या टकराने के बाद लीनियर मोमेंटम किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि ये जो वाटर जेट बेटा इस पे एक्स डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, बाकी उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि उधर मूव करने के लिए फ्री है। तो एक्स डायरेक्शन में ये फोर्स निकाले, यानी एक्स डायरेक्शन का ही हमको लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम लेना होगा। तो एक्स डायरेक्शन का कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे और डायरेक्शन में इधर जाओगे, जैसे अभी दिखा है ना भाई, यहाँ पे ये ऐसे दिखा है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो 3 डायमेंशनल फिगर बेटा वहां तो दिखेगा नहीं। एक्स डायरेक्शन ये वाला चौक को ऐसे रख दे, ये वाला डायरेक्शन है। तो ये और ये जो भी डायरेक्शन है, ये सारे के सारे एक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनका लीनियर मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में तो कोई होगा नहीं, यानी फाइनल लीनियर मोमेंटम क्या होगा भाई, 0 एक्स डायरेक्शन में, वो वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन में आएगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई लीनियर मोमेंटम नहीं होगा कोलिजन के बाद, माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम यानी कोलिजन के पहले 1 सेकेंड का वो लीनियर मोमेंटम लिखना बेटा। तो वेलोसिटी v हो गया, जो कि हम बाद में अभी पुट करेंगे, वो सब पता है। अब 1 सेकेंड में मास कितना वहां पे गया होगा, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस मूव किया होगा भाई, v, जो हम x दिखा रहे बेटा, 1 सेकेंड ले ले तो ये x क्या होगा, v के बराबर होगा ना। तो इतने लेंथ का वाटर वहां जाके कोलाइड कर रहा, मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया माइनस रो ए वी स्क्वायर। इतना फोर्स माइनस आने का मतलब क्या है बेटा, वाटर जेट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, तो वॉल के ऊपर यही फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, इधर फोर्स लगेगा। F इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर। फार्मूला देखो तो वही आ गया एकदम। रीजन बड़ा सिंपल है इसका वही आने का मतलब बेटा, क्यों, 1 सेकेंड पहले देखे तो ये पानी यहाँ पे रेस्ट में था, और 1 सेकेंड बाद v वेलोसिटी से मूव कर रहा, यहाँ पे 1 सेकेंड पहले ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा था, 1 सेकेंड बाद x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें P1 0 था, इसमें P2 0 है, और इसमें P2 क्या था, रो ए वी स्क्वायर। P2 जो है इसका लीनियर मोमेंटम निकालो बेटा, रो ए वी स्क्वायर आएगा, इसमें P1 रो ए वी स्क्वायर है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम, ये फोर्स आ गया। यानी यहां भी पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा बेटा, 2500 न्यूटन का फोर्स वहां पे लग रहा होगा उस आदमी के ऊपर। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते इसी के ऊपर, अगर इंक्लाइंड होता तब क्या करते फोर्स के लिए। तो जैसे बुलेट में किया था एकदम वही फार्मूला होगा, जो हम लोगों ने काम बुलेट के साथ किया था बेटा, एकदम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करना है। हम डायरेक्ट फार्मूला ही लिखेंगे, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आप अपने से कर सकते हैं। ये यहाँ पे हम दिखा दे रहे हैं, फिगर यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। इफ द वाटर कोलाइड्स विद वॉल, ये परपेंडिकुलर हटा दे रहे हैं, और इसके लिए क्वेश्चन कर ले रहा है। तो विद द वॉल एट 60 डिग्री विद नॉर्मल on the wall and reflects with same speed at
same angle then find force acting on wall. वॉल पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमको निकालना है। तो जो पीछे केस कंसीडर किया था बेटा वही केस हम, ये हमारा वॉल है, ये वाटर जेट ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। ये एंगल थीटा हमने ले लिया, ये हमारा वाटर जेट है, ये बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन, ये एंगल थीटा ले लें तो ये भी थीटा होगा। अब इसको हम एक्स डायरेक्शन ले लें और इसको वाई डायरेक्शन ले लें और इस लीनियर मोमेंटम का, यानी एक सेकेंड का इधर का लीनियर मोमेंटम, एक सेकेंड का इधर का लीनियर मोमेंटम ले बेटा, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन 1 सेकेंड वही फोर्स हो जाएगा। तो अगर वो लीनियर मोमेंटम ले और जैसा हमने बुलेट वाले केस में किया था तो इसका दो कंपोनेंट हम लेंगे, एक ये वाला कंपोनेंट होगा और एक ये वाला कंपोनेंट होगा। और इस केस में देखेंगे तो कोलिजन के बाद वाला एक इधर वाला कंपोनेंट ये होगा और एक ऐसे कंपोनेंट आ जाएगा। ये जो लीनियर मोमेंटम है ये सेम आएगा बेटा, यानी चेंज इन लीनियर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, यानी वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्स इसी एक्स डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। तो P1x और ये P2x, ठीक है ना, ये P1y और ये P2y। अब हम दिखाते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं पे। तो y डायरेक्शन में देखें Fy इज इक्वल टू P2y माइनस P1y अपॉन 1 सेकेंड, ये हमने लिया बेटा। अब P2y होगा क्या, तो m इंटू वी ही होगा ना भाई, टोटल जो लीनियर मोमेंटम होगा बेटा m इंटू वी होगा, एक सेकेंड का लीनियर मोमेंटम, और m क्या होगा, रो ए वी, एक सेकेंड का जो सिलिंड्रिकल पाइप का वाटर जेट बनेगा उसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी कितना लेंथ होगा 1 सेकेंड का, v लेंथ होगा, इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और इंटू v कर दिया, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, रो ए वी स्क्वायर। अब y डायरेक्शन में ये लीनियर मोमेंटम क्या होगा, y डायरेक्शन का लीनियर मोमेंटम क्या होगा भाई, तो वो साइन थीटा हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव, तो माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, देन माइनस, ये फार्मूले का माइनस आया, और कोलिजन के पहले वाला लीनियर मोमेंटम ये भी यही होगा, माइनस रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू, वो तो 1 सेकेंड था तो वही आया, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, वाई डायरेक्शन में फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। एक्स डायरेक्शन में फोर्स देखें तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, लीनियर मोमेंटम ये हो गया, उसका एक्स कंपोनेंट, ये इनिशियल वाला फाइनल वाला ये आएगा निगेटिव आएगा, तो ये होगा माइनस रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, देन माइनस इनिशियल वाला तो पॉजिटिव आएगा, तो रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन टाइम कितना भाई, 1 सेकेंड, सो ये हो गया बेटा माइनस 2 रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा,
ये किस पे फोर्स हमने निकाला, बुलेट पे लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ वॉल पे फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑन वॉल जो होगा इस केस में बेटा वो हो जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हमने फिगर में बता दिया। इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में वॉल पे फोर्स लग रहा होगा। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखें इस फार्मूले का, तो बेटा यही वाला फार्मूला यहां पे आ गया कॉस थीटा। पिछले केस में जो था वॉल स्प्लैश कर जा रहा था, वाटर स्प्लैश कर रहा था, अगर रिफ्लेक्ट बैक करता तो कॉस 0 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा तो फोर्स हो जाएगा 2 रो ए वी स्क्वायर। लेकिन वाटर का रिफ्लेक्ट बैक करना बड़ा मुश्किल बेटा, उधर से जा रहा उधर रिफ्लेक्ट कर रहा। अगर ऐसा होता तो ये फोर्स लगेगा, थीटा एंगल पे होगा तो ये फोर्स लगेगा। आपको ये फार्मूला याद है तो ये याद रख सकते हो। अगर बुलेट वाले केस में देखें तो वहां पे क्या था 2 mnv cos थीटा, यहाँ पे 2 रो ए वी स्क्वायर cos थीटा, ये फार्मूला हो गया। तो यहां तक हम लोगों का हो गया बेटा वाटर जेट के केस को हम ये रॉकेट प्रपल्शन के केस को हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी है इनसे टॉपिक, और उसके प्रॉब्लम को करेंगे। और फिर कल कल का मतलब जो भी नेक्स्ट टर्न होगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जिसमें मास और वेलोसिटी दोनों वेरी कर रहा हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके दिमाग में जरूर होगा। सो टिल नेक्स्ट क्लास you study all these things and come with preparation. Thank you for your presence and constant interest in this class. Sayonara, Godspeed and bon voyage.